जय भारत। कैसे हो आप लोग? लास्ट वाली क्लास में हमने रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। कोई पर्टिकुलर मेथड तो है नहीं रेंज निकालने की, आपको प्रॉब्लम देख के डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी मेथड आपको बेस्ट सूट करेगी, बराबर है। और भी बहुत सारे मेथड जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग इन्वर्स पढ़ेंगे, कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। तो उस वाले केस में उससे रिलेटेड जो रेंज कैसे निकाल सकते हैं वो देख लेंगे। जैसे कि सिमेट्रिक होते हैं विथ रेस्पेक्टिव लाइन, या सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्टिव ओरिजिन। ऐसे भी जो ग्राफ होते हैं अपने को मालूम अगर चल जाता है ये जो ग्राफ इसका बिहेवियर इस टाइप का है, तो भी हम लोग उस बिहेवियर के रेस्पेक्ट में हम लोग उसका रेंज कैसे बनाएंगे वो हम लोग आगे देखेंगे, बराबर है क्या। तो अभी तो देख लेते हैं क्या, अभी आगे बढ़ते हैं और मैपिंग से रिलेटेड जो क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन का जो ये होता है क्लासिफिकेशन, वो देख लेते हैं। तो मैपिंग से रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि मतलब कितने एलिमेंट्स कितने इसके साथ एलिमेंट्स के साथ अटैच में आएंगे। जैसे मान लेते हैं पहला जो टाइप रहेगा कौन सा, वन फंक्शन, बराबर। तो ये है टाइप्स ऑफ फंक्शन मैपिंग के हिसाब से, ठीक है ना। तो एक होता है वन फंक्शन, दूसरा होता है मेनी वन फंक्शन, ये होगा दूसरा मेनी वन फंक्शन। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इनटू फंक्शन। क्या होता है हम लोग देख लेंगे आगे, इनटू फंक्शन। और एक लास्ट होता है ऑन टू फंक्शन, एक होता है ऑन टू, ONTO, ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। ये चार टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वो मैपिंग के हिसाब से, मतलब कितने एलिमेंट्स डोमेन ए के कितने एलिमेंट को डोमेन के साथ रिलेटेड है। मतलब ये अगर सेट ए है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और ये सेट बी है इसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स होंगे, दो चार अगर एलिमेंट्स है तो ये जो इसकी लिंक किसके साथ है, इसकी लिंक किसके साथ है, और ये किसके साथ अटैच में है, ये जो लिंक होगी वो जो है अगर सेपरेट होंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग वन फंक्शन। डोमेन ए के सेट कुछ एलिमेंट जो है पर्टिकुलरली बी की एक ही इमेज अगर दिखा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये जो इनटू फंक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है या नहीं ये चेक करना होता है, क्योंकि कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसकी कोई भी प्री इमेज जो है ये के अंदर ना हो। तो अगर ऐसे कोई एलिमेंट्स अगर एक्स्ट्रा बचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग इनटू फंक्शंस। और अगर इस सारे के अगर इमेजेस अवेलेबल होते हैं, इस सारे के अगर इमेजेस अवेलेबल होते हैं और ये जो कोडोमेन है एग्जैक्टली रेंज के बराबर अगर बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शंस, बराबर है क्या। इनके दूसरे भी नाम हैं, और बार बार मतलब ये वन फंक्शन बोलने की बजाय ये लोग इनको इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा वन फंक्शन ही होता है। इंजेक्टिव का मतलब वन फंक्शन होता है। और यहाँ पे ऑन टू का भी एक नाम है, वैसे इसको बोलते हैं ये सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऑन टू फंक्शन होता है, बराबर है क्या। मतलब जिसका डोमेन और कोडोमेन और रेंज सेम होगा वैसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। इसको एक और नाम है, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। लास्ट वाला एक टाइप आता है वैसे, वो होता है कैसा, वन प्लस ऑन टू, ये मिला के क्या होगा एक दूसरा के लास्ट वाला टाइप बनेगा। और ये जो वन प्लस ऑन टू है ये कैसा बन जाएगा, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव ना, मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिला के एक लास्ट टाइप बन जाता है। और ये दोनों से मिला के बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बराबर। तो बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। कैसे निकालना है, क्या क्या करना है इसके अंदर हम लोग देख लेंगे। पहले बेसिक इसके टाइप्स देख लो। ये मैपिंग के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं 5 पार्ट में फंक्शन को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वन फंक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव। फिर मेनी वन फंक्शन, दो ही टाइप के रिलेशन जो होते हैं फंक्शन होते हैं, एक तो वन टाइप का या फिर मेनी वन टाइप का। पहला हो गया वन, दूसरा हो गया मेनी वन, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं। मेनी वन को कुछ वैसे नाम है नहीं। और इनटू फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस, इसको भी उन्होंने नाम दे दिया, इसको बोलते हैं क्या, सर्जेक्टिव। अब इन दोनों का अगर मैंने कंबाइन कर लिया इसको वन को और ऑन टू को, तो यहाँ पे एक दूसरा टाइप बन जाता है और इसको बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव, बराबर है क्या। और यहाँ पे देख लो वन को और ऑन टू को ही उन्होंने सेपरेट नाम दे दिया है, कुछ अलग नाम दे दिया है कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। ये मेनी वन को और इनटू को उन्होंने नहीं दिया, बराबर क्या। तो इसका मतलब ये होगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो फंक्शन। वन जो टाइप का जो फंक्शन है वो फंक्शन, और जो सर्जेक्टिव टाइप का जो फंक्शन है वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो अपने इसमें, तो ही जाके इसका मतलब कोई स्पेशल इसका नाम आ रहा है वैसे। तो ये
एक ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब ये क्या है इसके पीछे मतलब, तो 1 1 फंक्शन जब होगा और ऑन टू फंक्शन जब होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट होगा, अगर मान लेता हूँ कि इसे इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि फंक्शन ई अगर है, यहाँ पे ये डोमेन है और ये डोमेन बी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इधर से मुझे फंक्शन डिफाइन करना है, मतलब क्या होना चाहिए कि ये उसके लिए ये जो हो गया डोमेन हो गया और बी क्या हो गया, कोडोमेन हो गया, बराबर है क्या। इसका मतलब क्या होगा कि डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसकी कोई ना कोई इमेज तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई इमेज होना ही चाहिए, तो ये हो गया इमेज। अब मुझे अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना है मतलब फंक्शन मुझे इधर से लेना पड़ेगा, मतलब उसके लिए क्या होगा, अब बी जो है डोमेन का काम करेगा और ये जो है कोडोमेन का काम करेगा। तो अब इससे वाले केस में अगर ये मेनी वन फंक्शन हो जाता तो इधर से इधर फंक्शन तो एग्जिस्ट है, लेकिन क्या बी से ये तक के बीच में एग्जिस्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के दो दो इमेजेस बन रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब मेनी वन टाइप के फंक्शन में इन्वर्स बन ही नहीं सकता, बराबर क्या। क्या इनटू टाइप के फंक्शन में बन सकता है क्या, तो अगर मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लिया तो भी अगर ये सेपरेट इसकी लिंक अगर यहाँ पे होती भी नहीं, समझ मान लेता हूँ ना इसकी जो लिंक है यहाँ पे होती भी नहीं, तो भी देख लो अगर समझ मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी एक दूसरी लिंक है और ये ऐसा है, बराबर क्या। तो ये से लेकर बी तक अभी भी फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं कि सारे की सारी लिंक अवेलेबल है, लेकिन बी से लेकर ये तक के बीच जो फंक्शन है वो बनेगा नहीं, मतलब उल्टा फंक्शन बनेगा नहीं। क्या रीज़न है, इस एक्स्ट्रा एलिमेंट की वजह से। इसलिए क्या होगा कि ये दो टाइप के जो फंक्शंस है ना, मेनी वन और इनटू, ये आगे के स्टडीज़ के लिए कोई मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। हाँ, अगर 1 1 टाइप का फंक्शन है, ऑन टू टाइप का फंक्शन है, तो एक और केस बन सकती है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो सकता है, और इन्वर्स एग्जिस्ट हो सकता है तो वो उस टाइप के फंक्शन को, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन होने के लिए जो फंक्शन होना चाहिए, इन्वर्टिबल का मतलब कितना, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। तो उस वाले केस में वो जो फंक्शन होना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन जो होना चाहिए 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बराबर है क्या। बहुत कुछ हो गया वैसे, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक एक को। 1 1 फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, और ये कैसे चेक करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। अगर रफली देखा जाए या फिर इसका मैथमेटिकल देखा जाए तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, एक सेट ये है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ये सेट बी है, इसके भी अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर मुझे ए से लेकर बी तक के बीच में, ए से लेकर बी तक के बीच में कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ और इसमें अगर कोई एलिमेंट ए बी सी ऐसे ले लेता हूँ और यहाँ पे कितना 1 2 3 और ये 4 है, और अगर ए से लेकर बी तक के बीच का जो फंक्शन है अगर ये 1 1 है, तो क्या दिक्कत क्या होना चाहिए इसके बीच में, इसका मतलब ये हो जाना चाहिए कि इनके हर एक एलिमेंट के लिए, इनका हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई सेपरेट लिंक अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए कोई सेपरेट लिंक अवेलेबल होना चाहिए, इसके लिए सेपरेट लिंक अवेलेबल होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट अगर इसमें बचते हैं तो उससे कोई अपने को संबंध नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग इन्वर्टिबल की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ 1 1 की बात कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये से लेकर बी तक। मतलब फंक्शन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फंक्शन ए टू बी, ये यही बात कर रहा हूँ मैं, बराबर है क्या। तो इस वाले केस में ये जो फंक्शन है अगर 1 1 अगर होता है, ये अगर 1 1 होता है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, तो कंडीशन क्या होना चाहिए देख लो। तो जितने भी एलिमेंट्स है, फॉर ऑल, ये समझ में आता है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ये, समझ में आता है ये, मतलब जितने भी x1 x2 है ए के अंदर, मतलब दो एलिमेंट ले लिया मैंने, x1 x2 क्या है, दो एलिमेंट ले लिया, और जितने भी एलिमेंट्स है मतलब सभी की बात कर रहा हूँ मैं, कभी मैं ए भी ले लूँगा, कभी ए सी ले लूँगा, कभी बी सी ले लूँगा, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, हर एक के एलिमेंट के लिए जो मैं लिख रहा हूँ वो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ये, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब अगर इफ़ x1 नॉट इक्वल्स टू x2, अगर ऐसा होता है मतलब क्या है कि x1 x2 सेम वैल्यू नहीं है, अलग अलग वैल्यू है, बराबर। तो ये सेम वैल्यू नहीं है, अलग अलग वैल्यू है, कि x1 x2 अगर बिलोंग्स टू ये हो रहा है और अगर ये सेम वैल्यू है ही नहीं, तो इनकी जो लिंक होना चाहिए, इनकी जो इमेजेस होना चाहिए वो भी अलग अलग ही होना चाहिए। एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, अगर ऐसा होता है तब जाके क्या होना चाहिए, ये जो फंक्शन है 1 1 होगा। अब हमने क्या किया कि x1 x2 ये कौन से भी हर एक वैल्यू ले लिया है, तो हर एक वैल्यू जब जहाँ जहाँ पे ये x1 x2 इक्वल नहीं होगा तो उस वाली जगह पे क्या होना चाहिए कि ये दोनों जो है फंक्शनल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, और अगर इफ़ x1 क्या होगा, इक्वल्स टू होगा x2, मतलब दोनों अगर इक्वल होंगे, x1 x2 अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज जो है f ऑफ x1 ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए f ऑफ x2 से, तब जाके क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा 1 1 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 1 1 के लिए। अब
अब मुझे क्या करना है कि मेनी वन टाइप का फंक्शन बनाना है। मेनी वन टाइप का फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए, तो उसमें क्या होना चाहिए कि ये के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होना चाहिए जिसकी मोर देन वन एलिमेंट्स की जो इमेज है कोई पर्टिकुलर एक ही इमेज बनेगी बी के अंदर। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये है, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, अब क्या करूँगा मैं, अब ये की इमेज अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 है और बी की इमेज भी कितना है 1 है और सी की भी इमेज कितना है 2 है, क्या ये फंक्शन अभी मेनी वन हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, बराबर है क्या मेनी वन, क्योंकि ए और बी की इमेजेस कौन से ए और बी की इमेजेस सिर्फ 1 ही आ रहा है बी के अंदर। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो देख लो, देयर एग्जिस्ट का मतलब समझ में आता है। देयर एग्जिस्ट का मतलब कितना होता है कि देयर एग्जिस्ट मतलब इसमें कोई ना कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसा x1 x2 मतलब ऐसे दो वैल्यू इसमें ए के अंदर होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट x1 x2 मतलब इसका मतलब होता है एटलीस्ट होता है इसका, और इसका मतलब कितना होता है फॉर ऑल, इसका मतलब कितना होगा फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट्स होंगे x1 x2 के लिए कंडीशन होगी सभी के लिए सेटिस्फाइड होना मस्ट है, बराबर क्या। यहाँ पे ये जो x1 x2 है मतलब पूरे के लिए सेटिस्फाइड होने की जरूरत नहीं है, एक आधी वैल्यू भी मिल जाती तो भी काम चल जाएगा इसका मतलब, बराबर है क्या। तो इसका मतलब कितना था, देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट ऐसे एक कम से कम एक तो पेयर ऐसा होना चाहिए x1 x2 का। कैसे, इफ अगर मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे x1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू अगर x2 होता है, अगर x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं, दो अलग अलग वैल्यूज है, तो क्या होना चाहिए कि इनकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू होना चाहिए एफ ऑफ x2, बराबर है क्या। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे वैल्यू के लिए होने की जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पे फॉर ऑल नहीं लिखा है, क्या लिखा है कि देयर एग्जिस्ट लिखा हुआ है। देयर एग्जिस्ट का मतलब कितना हो गया कि इसमें ऐसा दो भी वैल्यू चलेगी जो कि दोनों एक अनइक्वल है लेकिन इसकी फंक्शनल वैल्यू सेम है, बराबर है क्या। तो देख लो, अगर मैंने ये वैल्यू ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, ये दोनों इक्वल है क्या, बी अलग है सी अलग है, इसका मतलब दोनों इक्वल तो नहीं है। क्या इनके फंक्शनल वैल्यू सेम है क्या, यहाँ पे 1 आ रहा है इसका 2 आ रहा है, फंक्शनल वैल्यू तो सेम नहीं है, बराबर है क्या। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं है तो किसी और को देख लेंगे, मतलब एक भी अगर पेयर मिल जाता तो काम हो जाएगा अपना। तो मैंने क्या ले लिया, फिर ए और सी ले लिया, तो देख लिया कि ए और सी का जो इमेज है, ए और सी तो दोनों अलग अलग है, वैसे ए और सी का इमेज सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, इसका 1 है इसका 2 है, इसमें भी नहीं आया। तो मैं और भी दूसरा पेयर ले लेता हूँ। अब मैं लेता हूँ ए और बी को जब ले लिया मैंने, ए और बी दोनों अलग अलग है, बिल्कुल है, और ए की भी इमेज 1 है, बी की भी इमेज 1 है, इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो गया। मतलब इन ये के अंदर मुझे कम से कम एक तो ऐसा पेयर मिल रहा है x1 x2 का जिसकी वैल्यू सेम नहीं है लेकिन फिर भी इसका फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, मेनी वन बोलेंगे, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया मेनी वन। अब क्या होगा, इनटू की बात कर लेते हैं। अब इनटू जो है ये तो बहुत आसान है, वैसे ये इनटू फंक्शंस और ऑनटू फंक्शन जो होते हैं वो 1 हो सकते हैं, फिर मेनी वन हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होना चाहिए कंडीशन, ए बी सी, और यहाँ पे अगर मैंने 1 2 3 और ये 4 ले लिया समझो, तो होना क्या चाहिए कि यहाँ पे ए की इमेज मिल गई मुझे 1 है, बी की इमेज है 2 और सी की इमेज है 3। तो जब इनटू की बात कर लेता हूँ तो इसके अंदर क्या होता है कि कोडोमेन जो होगा, इस फंक्शन का कोडोमेन जो होगा और जो रेंज आना चाहिए वो कभी भी इक्वल नहीं आना चाहिए। जो रेंज होगा वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए किसका, कोडोमेन का। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कोडोमेन में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐसे मिलना चाहिए जिसकी प्री इमेज जो है वो ए के अंदर नहीं हो, बराबर क्या। अगर मैं यहाँ से 4 को हटा दूँ तो ये इनटू फंक्शन नहीं बनेगा, बराबर क्या। मतलब बी के अंदर मतलब इसके कोडोमेन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मुझे मतलब यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए जिसकी प्री इमेज जो है ए के अंदर ना हो। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, इनटू फंक्शंस बोलते हैं। अब ये चेक करेंगे कैसे कि इनटू है ऑन टू है। चलो ऑन टू को भी एक बार देख लेते हैं। तो दोनों को कैसे चेक करना है एक बार बोल देता हूँ मैं। तो कितना होगा, जैसे मान लेता है ये सेट है और ये बी सेट है। अब यहाँ पे ए ले लिया हमने, बी ले लिया और सी ले लिया, इधर कितना 1 2 और ये 3 ले लिया। ओके, अब मुझे क्या करना है कि ये से लेकर बी के बीच में मुझे ऑन टू फंक्शन बनाना है। अगर मैंने ए की 1 के साथ इमेज लगा देता हूँ, बी की भी 1 के साथ इमेज लगा देता हूँ, सी की अगर 3 के साथ इमेज लगा देता हूँ, क्या ये ऑन टू फंक्शन बन गया क्या? ये ऑन टू फंक्शन बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है इस 2 की कोई भी प्री इमेज जो है मुझे ए के अंदर नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब अगर मुझे इसको ऑन टू बनाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई एक दूसरा एलिमेंट होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे अगर
कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो मैं डोमेन को बढ़ा नहीं सकता हूँ, बराबर है क्या। मतलब अगर यहाँ पे 2 है और अगर ये ऑन टू होगा तो यहाँ पे ये के अंदर कोई ना कोई इसका एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए था जो कि डोमेन में होना चाहिए। हम लोग एक्स्ट्रा नहीं ले सकते, उसके अंदर ऑलरेडी उसको देना चाहिए जिसकी ये कोई ना कोई इमेज बन जाए, बराबर क्या। अब देख लो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है और सारे के कोई ना कोई प्री इमेज जो है ये के अंदर है। तो ऐसे वाले फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे, बराबर है क्या। तो अब ऑन टू तो हो गया कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, और इनटू जो हो गया इसके अंदर कम से कम एक तो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज जो है ये के अंदर ना हो। ओके, अब चेक कैसे करेंगे कि ये ऑन टू है इनटू है। सीधी सी बात है, अभी तक हमने तो रेंज निकाला ही था। अच्छा, ये फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे वैसे लोग, ये फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, ऐसा करते हैं ना। तो ये जो ये लिखा जाता है इस ए को क्या बोलते हैं हम लोग, ये तो होता है ये प्रिसाइज होता है, इसमें तो हम लोग कुछ चेंज नहीं करते, वो खुद ही दे देते हैं वैसे कि इसका डोमेन कितना होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, बराबर है क्या। डोमेन निकालने का मतलब ये होता है कि ये जो एफ है कि कौन से वैल्यू ले सकता है। हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे कुछ मतलब जहाँ पे मिसलीडिंग होगा या फिर कुछ इसका आंसर नहीं निकलेगा वो तो हम लोग इस डोमेन में कवर करते ही नहीं है, बराबर है क्या। डोमेन मतलब जितने वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है उतने वैल्यू हमने ले लिया तो इसको बोलते हैं हम डोमेन, और ये तो फिक्स ही होना चाहिए, बराबर क्या। ये सेट तो हमेशा फिक्स होता है। अब बी जो सेट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन, है ना, ये होता है कोडोमेन। ओके, अब कोडोमेन मतलब क्या कि इस फंक्शन के कितने पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं, इस फंक्शन के कितने पॉसिबल वैल्यूज आ सकते हैं यहाँ पे रफली लिखा जाता है, यहाँ पे रफली लिखा जाता है। जैसे फंक्शन मान लेते हैं कितना एफ फ्रॉम आर टू आर और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर जो है आर पूरे ले लेगा फंक्शन, मैं कौन सा एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एफ डिफाइन कर रहा हूँ मैं आर से लेकर आर तक के बीच में, तो ये है फंक्शन। और एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर लिखा है, अब एक्स स्क्वायर जो है क्या ये सारे के सारे वैल्यू ले सकता है क्या, ये तो लेना ही चाहिए। वैसे यहाँ पे लिखा है तो ये सारे वैल्यू लेना ही चाहिए। अगर यहाँ पे ये आर पूरे नहीं लेगा तो इसको पहले से यहाँ पे कम करके देना चाहिए इसको, बराबर क्या। मतलब यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो एक्यूरेट लिखा जाएगा, उसमें मतलब उसमें हमको कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, ये जब r पूरे वैल्यू ले लेगा x ये एफ ऑफ एक्स तो ये कितने वैल्यू जनरेट करेगा, तो यहाँ पे रफली तो r लिखा हुआ है, मतलब इसको लग रहा है कि मतलब पूरे वैल्यू ये जनरेट कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली कितने जनरेट करेगा ये, तो प्रैक्टिकली तो करेगा सिर्फ r प्लस ना, r प्लस करेगा और एक जीरो भी कर सकता है ऐसा। तो ये इसका क्या है, ये है इसका रेंज, ये होगा इसका रेंज, बराबर क्या। और ये जो हो गया उसने जो रफली लिखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये कोडोमेन मतलब क्या कि बी के अंदर कितने एलिमेंट्स उसने ले लिया, इसमें इसने ले लिया आर, बराबर क्या। और हमारे जो लिंक जो लगेंगे कितने के लगेंगे, आर प्लस और जीरो को लगेंगे, बराबर क्या। इसका मतलब नेगेटिव जो एलिमेंट्स है ना उसके लिए कोई भी प्री इमेज जो है इस आर के अंदर नहीं रहेगा, बराबर है क्या, मतलब इसके डोमेन में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है इसके अंदर आर माइनस मतलब जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है रियल नंबर से उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। मतलब बहुत सारे एलिमेंट इसमें ऐसे रहेंगे बी के अंदर जिसका कोई भी लिंक ये के अंदर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा इनटू फंक्शंस, बराबर है क्या। और ये कैसे पता चला मुझे पता चला इसका जब मैंने रेंज निकाला और कंपेयर कर लिया मुझे इस आर के साथ, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जितनी वैल्यूज जनरेट कर रहा है ये और दोनों सेम हो जाएंगे, तब जाके होगा कि इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन। और यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख जाते हुए तो इसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा मुझे, जैसे ये फंक्शन डिफाइन होगा और ये अगर अपने को दिया जाएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स तो हमको करना पड़ेगा इसका निकालना पड़ेगा रेंज। अभी हम लोग जैसे निकाल रहे थे ना वैसे ही रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज निकालने के बाद चेक करना पड़ेगा क्या ये इक्वल है क्या किसके, कोडोमेन के। अगर ये कोडोमेन के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन कौन सा होना चाहिए, ये फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, बराबर है क्या। और इसको क्या बोलते हैं वैसे, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो सर्जेक्टिव फंक्शन होगा ये, ठीक है। और अगर रेंज जो होगा, ये जो रेंज होगा ये किसके बराबर नहीं है, ये इसके कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन के बराबर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं इनटू फंक्शन, ठीक है ना। ये होगा इनटू फंक्शन। ये वैसे लिखने का सही तरीका नहीं है क्योंकि ये रेंज जो होगा वो सेट आएगा और कोडोमेन भी एक सेट होता है, तो हम लोग इसको प्रॉपर सेट सबसेट बोल सकते हैं ना। रेंज जो हो प्रॉपर सबसेट मतलब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें ऐसे अवेलेबल हो जो कि कोडोमेन से कम हो, तब जाके क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग इनटू फंक्शन, बराबर है क्या।
तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा, 1 1 को चेक करना है, ऑन टू को चेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें देखना पड़ेगा कि सारे वैल्यू के लिए x1 x2 के x1 x2 अगर सेम नहीं है तो f(x1) f(x2) भी सेम नहीं होना चाहिए, और अगर x1 x2 अगर सेम है तो f(x1) f(x2) सेम होना चाहिए। सारे वैल्यू के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे वैल्यू के लिए होगा ऐसा, जितने भी वैल्यूज इसके अंदर है सारे वैल्यू के लिए। एक आध वैल्यू के लिए भी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है मतलब वो 1 1 फंक्शन नहीं है, और 1 1 फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ओके, इसके बाद अब मिनिमम में क्या होता है कि ये जो लिखा है उल्टा ई, इसका मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट ऐसा एक तो भी पेयर अवेलेबल होना चाहिए x1 x2 जैसा, किसके अंदर, ए के अंदर। अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो भी इसके फंक्शनल वैल्यू जो होंगे सेम होना चाहिए, तब जाके इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ए से लेकर बी तक मिनिमम फंक्शन ऐसा, ठीक है ना। और इसका कोई दूसरा नाम है नहीं वैसे। और इनटू ऑन टू तो बोल ही दिया है। वैसे रेंज निकालेंगे, रेंज को चेक करेंगे कोडोमेन से चेक करने के बाद देख लेंगे ये दोनों अगर सेम होता है तो ऑन टू, और सेम नहीं होता तो इनटू होगा। ओके, जो लास्ट टाइप था, लास्ट वाला कौन सा टाइप था वैसे, वो था बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव फंक्शन कैसे चेक करेंगे, तो बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करने के लिए इसका मतलब क्या होता है कि बाई मतलब 2 आ गया, 2 मतलब क्या, पहले तो ये इंजेक्टिव है क्या देखना पड़ेगा, इंजेक्टिव, और बाद में क्या है कि सर्जेक्टिव है क्या देखना पड़ेगा। तो ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव ये दोनों भी अगर फंक्शन होंगे तब जाके क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो बाइजेक्टिव चेक करना मतलब ऊपर वाले दो केस चेक करना पड़ेगा, मतलब ये होगा 1 1 टाइप का फंक्शन है क्या, और दूसरा क्या है, ये मेनी 1 टाइप का फंक्शन है क्या, मेनी 1 नहीं, ऑन टू टाइप का फंक्शन है क्या। अगर ऑन टू और 1 1 होता है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव होगा। और बाइजेक्टिव को इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं, ये तो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे, अच्छा इसको याद रख सकते हो, मतलब ये कंफ्यूज मुझे तो होता था, आपको होता है या नहीं देख लो। अगर याद ऐसे रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम लोग सीक्वेंस याद रखेंगे ना। कैसे रखते हैं कि 1 1 फंक्शन हमने पहले लिया है, ऑन टू तो पहले लिया ही नहीं हमने, पहले तो 1 1 फंक्शन ले लिया है और बाद में ऑन टू ले लिया। और 1 1 + 1 2 बाइजेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मुझे भी कभी आया नहीं वैसे। यहाँ पे 2 फंक्शन चेक करना है तो बाई मतलब 2 ही होता है, तो बाइजेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आएगा तो कैसे, 1 1 में और 1 2 में किसको क्या बोलते हैं, ये अगर दिक्कत आएगी तो देखो ये आई जो है ना, आई पहली बार आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, और जो यस है बाद में आएगा, तो ऐसे भी याद रख लो। मैं तो ऐसे याद रखता था वैसे, 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को जो सर्जेक्टिव। तो पहला हम लोग 1 1 पढ़ रहे थे इसलिए इंजेक्टिव हो गया, और बाद में हम लोग सर्जेक्टिव बन रहे तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से याद रखेंगे। बहुत ही घटिया मतलब सोच है वैसे, लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब ये चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे 1 1 है या फिर 1 1 है या फिर मेनी 1 है, ये चेक कैसे करेंगे। तो 3 मेथड है। पहले तो सबसे पहले क्या हो, एनालिटिकल मेथड। सबसे पहले कौन सी है, एनालिटिकल मेथड, जो कि आप लोग शायद बोर्ड में कर चुके हैं। तो मैं भी इसको थोड़ा सा फास्ट ये बोल देता हूँ, मैं इसको मतलब ज़्यादा करूँगा नहीं, और ये मैं कभी यूज़ करूँगा इनमें में से। एनालिटिकल मेथड का कोई फ़ायदा नहीं होगा हमारे इसमें, क्योंकि अपने को जो है ना क्विक आंसर लाने वाले जो मेथड है हमको काम में आएंगे। जैसे मान लो कितना है, f(x) जो है, f(x) कितना है, x² है। अब इसमें ये फंक्शन 1 1 है या फिर मेनी 1 है, ये चेक करना है मुझे, बराबर है क्या। और कुछ दिया नहीं, मतलब हम लोग नेचुरल डोमेन ले लेंगे जो भी है इसका, तो R दिख रहा है मुझे, और कोडोमेन इसका मतलब ऑन टू और इन टू तो बोला नहीं है अपने को चेक करने के लिए, तो हमको कोडोमेन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने 1 1 और मेनी 1 चेक करना है। तो इसके नेचुरल डोमेन में हमको चेक करना। नेचुरल डोमेन मतलब नेचुरल नंबर वाला नहीं है, नेचुरल मतलब इसका जो भी आएगा डोमेन कितना आएगा, यहाँ पे आएगा ऑल रियल नंबर्स, ये होगा इसका नेचुरल डोमेन, बराबर कि नेचुरल डोमेन का मतलब इसका जो डोमेन आता है वो हम लोग बोल रहे हैं। ओके, तो f(x) कितना है, x² है, तो इसका नेचुरल डोमेन कितना हो गया, बिलोंग्स टू R, मतलब होगा x बिलोंग्स टू R होगा। तो इसके अंदर एक फंक्शन जो है 1 1 या फिर मेनी 1 है देखना है। तो एनालिटिकल मेथड क्या बोलती है, तो जैसे ये डेफिनेशन ऊपर जो हमने लिखा था ना कि x1 x2 जितनी भी वैल्यूज़ है, अगर x1 x2 इक्वल नहीं है तो f(x1) f(x2) भी इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर x1 x2 अगर इक्वल है तो f(x1) f(x2) के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए के लिए। ये पहला 1 1 के लिए। दूसरा क्या था, देयर एग्जिस्ट x1 x2 का पेयर, जिसमें f(x1) और f(x2) अगर इक्वल है तो भी x1 x2 जो हो गए नॉन इक्वल होना चाहिए। ये दो डेफिनेशन, मतलब दोनों में से कौन सी डेफिनेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है वो अपने को चेक करना होता है। तो कर लेते हैं। फिर मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे 2 वैल्यू लेता हूँ, x1 और x2, और यहाँ पे
यहाँ पे जो है एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 ये दोनों सेम है, ऐसा मान के चल लेता हूँ। तो एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 अगर सेम है तो x1 x2 के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है वो देख लेते हैं। x1 x2 के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, अगर ये दोनों सेम है तो अगर x1 x2 भी अगर सेम होता है, बराबर, x1 x2 भी अगर सेम होता है, इसका मतलब क्या हो गया, x1 x2 सेम था इसलिए f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर आ गया ना, इसका मतलब 1 1 होगा। और अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 अगर सेम है तो भी x1 और x2 जो है अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, दो डिफरेंट वैल्यू के लिए f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, मिनी 1 होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कौन सा होगा। f ऑफ x1 मतलब क्या, x यहाँ पे f ऑफ x1 इसमें रख देंगे तो ये बन जाएगा x1 का स्क्वायर, और यहाँ से कितना, ये बन जाएगा x2 का स्क्वायर, और ये दोनों कैसे इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या होगा कि x1 इक्वल्स टू आ जाएगा x2, लेकिन ये बहुत बात भूलेंगे नहीं हम लोग कि यहाँ पे प्लस और माइनस भी आता है, क्योंकि अपने को x1 x2 का साइन मालूम नहीं कितना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आ गए। पहली वैल्यू कौन सी आ गई, x1 इक्वल्स टू प्लस x2, और दूसरा कौन सा आ गया, x1 इक्वल्स टू माइनस x2। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे x1 x2 के लिए भी ये बराबर आएगा और x1 इक्वल्स टू माइनस x2 के लिए बराबर आएगा। अगर x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू अगर कितना है 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों पेयर सेम हो गए। लेकिन यहाँ पे 2 इक्वल्स टू माइनस 2 होगा, मतलब यहाँ पे तो दो अलग अलग वैल्यू होंगे ना, बराबर। क्या मतलब x1 x2 के लिए दोनों इक्वल होते हैं और साइन से रिवर्स होते तो भी कैसे होगा, तो भी क्या होगा कि ये जो है पेयर सेम आएगा। अगर ये रिलेशन बराबर है तो ये रिलेशन तो कभी भी बराबर नहीं आएगा ना। ये x1 और x2 अगर सेम नहीं है तो भी तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मेनी 1, बराबर है। अगर ये कंडीशन बनती नहीं, सिर्फ ये कंडीशन ही बनती तो क्या होता है, फंक्शन जो होता 1 1 हो जाता, बराबर है क्या। ये कंडीशन आ गई, x1 और माइनस x2 दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं तो भी इसका फंक्शनल वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब होना चाहिए मेनी 1, क्योंकि दो वैल्यू के लिए ये जो है, दो डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका जो फंक्शनल वैल्यू है सेम आ रहा है। इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। बहुत ही मगजमारी है वैसे इसमें, और ये कभी कभी ऐसा रिलेशन आ जाता है कि हमको ये वैल्यू समझ के बाहर निकल जाते हैं, तो ये यहीं पे रोक देते हैं हम लोग इसको। ओके, दूसरी जो मेथड है, दूसरी मेथड है ग्राफिकल मेथड। ये भी बहुत ही अच्छी मेथड है वैसे। ग्राफिकल मेथड से पहले दूसरा ले लेंगे, ग्राफिकल मेथड। ओके ठीक है, पहले ले, कोई बात नहीं, कौन सा भी ले लो पहले। तो इसको ग्राफिकल मेथड को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। क्या होता है अभी देख लेते हैं। शायद हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया है, नहीं किया है, नहीं किया लगता है, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कर लेते हैं हम लोग। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो होता है ना, ये चेक करता है फंक्शन है या नहीं फंक्शन। ये ग्राफिकल मेथड में फंक्शन को चेक करने के लिए, मतलब फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये कौन करेगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट करेगा। और 1 1 और मेनी 1 जो फंक्शन है तो वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उससे अगर हम लोग टेस्ट कराते हैं फंक्शन को तो ये अपने को 1 1 है या फिर मेनी 1 है ये चीज़ दे देता है वापस। और अगर वर्टिकल लाइन करते हैं टेस्ट तो हमको ये फंक्शन है या नहीं है ये दिया जाता है। तो फटाफट मैं पहले इसको बोल दूँ ना, क्योंकि ये पहले हमारा रह गया है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो फंक्शन क्या होता है ये समझ लो चीज़, मतलब आपको मालूम है फिर भी मैं फटाफट बोल देता हूँ। फंक्शन जो होता है एक तो होना चाहिए 1 1 टाइप का जो रिलेशन है वो फंक्शन होता है, या फिर मेनी 1 टाइप का जो रिलेशन है वो फंक्शन होता है। इसके बाहर जो भी रिलेशंस है वो हमारे फंक्शंस नहीं है, सही है। ओके, मतलब क्या होगा कि ये के अंदर जो भी एलिमेंट है, ये के अंदर जो भी एलिमेंट है उसकी सेपरेट क्या होना चाहिए कि मतलब एक यूनिक पाथ मिलना चाहिए मुझे बी के एलिमेंट को अप्रोच करने का, बराबर ना। मतलब यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ नहीं होना चाहिए कि एक के साथ ये भी एलिमेंट अप्रोच हो रहा है, एक के साथ ये भी एलिमेंट अप्रोच हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी एक एलिमेंट होगा एस्ट्रिक, तो ये एस्ट्रिक के हिसाब से मुझे इधर भी जाने के लिए पाथ मिल रहा है और नीचे भी जाने के लिए पाथ मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई यूनिक पाथ होना चाहिए। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात समझ में आती है आपको, ठीक है ना। अब देख लेता हूँ फिर, अब कोई भी ग्राफ ले लेता हूँ मैं, ऐसा इस टाइप का ग्राफ ले लिया। अब ये फंक्शन है या नहीं है इसकी बात करना है मुझे। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब ये फंक्शन है या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हम लोग निकालते हैं क्या, इससे वर्टिकल लाइन, कोई भी एक वर्टिकल लाइन खींच लिया। अब जो वर्टिकल लाइन होगा ये अगर मैं इसको अगर x1 बोल देता हूँ, इस वैल्यू को अगर मैंने x1 बोल दिया, तो अब ये जो ग्राफ जहाँ पे कट कर रहा है पहली बार, ये इसको अगर मैंने y1 बोल दिया
और ये जो दूसरी बार कट कर रहा है इसको अगर मैंने y2 बोल दिया। अब हो क्या रहा है वैसे देख लो, अगर मैं इसको इससे अगर एरो डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये है सेट A और ये है सेट B। अब ये दोनों के बीच में अगर फंक्शन होगा तो क्या मतलब फंक्शन अगर होगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे A की वैल्यू है x1, ए की वैल्यू x1। अब ये x1 को ग्राफ 2 बार कट कर रहा है, इसका मतलब x1 को ग्राफ अगर 2 बार कट कर रहा है तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है एक बार y1 भी आना चाहिए, एक बार y2 भी आना चाहिए। इसका मतलब x1 से मुझे y1 भी मिलेगा और x1 से मुझे y2 भी मिलेगा। तो अब देख लो क्या ये x1 के लिए कोई मतलब सिंगल इमेज मिल रही है क्या, मुझे कोई यूनिक इमेज थोड़ी मिल रही है। मुझे x1 से लेकर y1 के भी घर पे जा सकता हूँ, मैं y2 के भी घर पे जा सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट मिल गया ना, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या होगा, वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज़्यादा बार अगर कट कर गया ना, ये वर्टिकल लाइन मतलब x1 जो होगा x1, ये वर्टिकल लाइन मतलब क्या, इसके ये जितनी बार कट करेगा वो उतनी यहाँ पे लिंक लगेंगे। अगर ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट कर गया मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा बार अपने इमेजेस बनेंगे। अब ये इस टाइप के जो फंक्शंस हो, इस टाइप के जो रिलेशंस होते हैं, मतलब 1 to many टाइप का जो रिलेशन होता है, ये कभी भी फंक्शन नहीं होता है। बराबर है क्या? इसका मतलब मुझे अगर फंक्शन होना चाहिए, ये जो ग्राफ है फंक्शन होना चाहिए, अगर मुझे इसका कन्फर्मेशन चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये जो वर्टिकल लाइन है पूरे ग्राफ को हमेशा एक ही बार कट करना चाहिए। अगर एक बार भी ये 2 बार कट कर गया ना तो भी फंक्शन नहीं होगा। समझ में आती बात? इसमें बहुत सारे ढेर सारे एलिमेंट है, मतलब करोड़ों एलिमेंट्स है और करोड़ों इमेज एलिमेंट्स का एक ही इमेज है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जिसके दो इमेजेस बन रहे हैं, तो भी तो इसकी वजह से पूरा बिगड़ जाएगा ना। बराबर क्या? तो भी फंक्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब कोई भी ग्राफ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हर एक वर्टिकल लाइन बनाते जाएंगे, हर एक वर्टिकल लाइन बनाते जाएंगे और वर्टिकल लाइन बनाने के बाद चेक करेंगे क्या ये वर्टिकल लाइन जहाँ पे भी हम लोग बना रहा हूँ, जिधर भी बना रहा हूँ, वहाँ पे सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है क्या या फिर एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है क्या। हर एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही बार अगर कट करता है तो ये जो फंक्शन होता है, ये जो ग्राफ है वो फंक्शन होगा। और अगर ये एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। फंक्शन मतलब क्या होना चाहिए, इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। एक्स एंड वाई का जो पेयर है वो 1 1 होना चाहिए या फिर मेनी 1 होना चाहिए, ये से लेकर बी के बीच में। बराबर है? उन्हीं को क्या बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है। बराबर? तो ये जो है ये फंक्शन ही नहीं, मतलब क्यों, वाई स्क्वायर ये किसका ग्राफ होता है वैसे, ये वाई स्क्वायर समथिंग ऐसा कुछ होगा ना, ये कुछ इसका वर्टेक्स आ जाएगा। तो ये जब वाई स्क्वायर की टर्म आती है तो उस वाले केस में ये फंक्शन होता है। सर्कल भी फंक्शन नहीं है वैसे, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है और इक्वल्स टू कितना, ए स्क्वायर है, ये भी सर्कल नहीं, ये सर्कल है और ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो फिर से वर्टिकल लाइन बना दो। तो कोई भी वर्टिकल लाइन बना दिया मैंने, तो ये वर्टिकल लाइन बना दिया तो ये 2 बार कट कर गया यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब पर्टिकुलर x1 के लिए मुझे 2 वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी 2 मिल रही है, इधर भी मतलब बहुत सारी मिल रही है अपने को 2 वैल्यूज, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है? हाँ, फंक्शन अगर इसको बनाना है तो बना सकता हूँ मैं। कैसे बनाऊंगा देख लो, ये इसको बनाऊंगा मैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स हो जाए कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू कितना होना चाहिए, y की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बराबर है क्या? अब इसके 2 पार्ट्स ले लूँगा मैं, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू कौन सा, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 पार्ट ले लिया। तो जब मैं इसको प्लॉट करूँ तो इसको प्लॉट करूँ तो ग्राफ कैसा आएगा, y पॉजिटिव है यहाँ पे तो इसका मतलब x से ऊपर ही आना चाहिए और यहाँ पे y नेगेटिव है तो ये आधा सर्कल नीचे आ जाना चाहिए। अब देख लो ये 2 अलग अलग कर्व बन गए। अब यहाँ पे कोई भी वर्टिकल अगर मैं लाइन खींच लूँ तो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, इसका मतलब अब ये फंक्शन बन गया। ठीक है ना? और यहाँ पे भी सेम कहानी, अगर यहाँ पे कोई भी अगर वर्टिकल लाइन बना दूँ मैं तो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, मतलब ये भी फंक्शन हो जाएगा। ठीक है? मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करें तब जाके फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है? अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होती है, तो जैसे कि अभी जो ग्राफ लिया था हमने, मान लिया था कि ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ जो है फंक्शन है या नहीं चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के लिए तो वही है, वर्टिकल लाइन ही बनाना पड़ेगा। फंक्शन चेक करना ये है या नहीं तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद हर एक लाइन, जो भी लाइन हम लोग बना रहे जहाँ पे बना रहे वो एक ही बार कट करना चाहिए। एक से ज़्यादा बार कट कर गया मतलब 1 to many रिलेशन बन जाएगा और वो फंक्शन होगा नहीं, सीधी सी बात है। और यहाँ पे देख लो, कहीं पे भी अगर मैं एक लाइन बना दूँ तो ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, इसकी गारंटी है, मतलब ये फंक्शन है। अगर फंक्शन है तब जाके हम लोग इसका 1 2 या फिर कौन सा मेनी 1 और 1 1 चेक कर सकते हैं, करेंगे।
ओके, तो क्या करना होता है इसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया, बराबर है क्या। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के सबसे पहले हम लोग इसके एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं। मानता हूँ ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, ये कोई नंबर होगा x1, ये नंबर होगा x1 और ये नंबर होगा x2। अब ये x1 और x2 के हिसाब से कौन सी वैल्यू मिल रही है ग्राफ के, ये x1 के हिसाब से भी वर्टिकल लाइन यहाँ पे कट कर रही है, x2 के हिसाब से वर्टिकल लाइन यहाँ पे कट कर रही है, और दोनों से भी मुझे क्या मिल रहा है, x1 x2 से ये y1 ये वैल्यू मिल रहा है। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बना लूँ, यहाँ पे आ गए a और यहाँ पे है b। अब देख लो, यहाँ पे मैं x1 इसको दे रहा हूँ और x2 दे रहा हूँ, x1 और x2 दोनों पे वैल्यू पे देख रहा हूँ मैं। तो x1 के हिसाब से भी मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही है, मुझे x1 के हिसाब से भी y1 मिल रहा है और x2 के हिसाब से y1 मिल रहा है। इसका मतलब ये के अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज जो है एक ही है, बराबर क्या। ये मतलब ये क्या चीज़ हो गई फिर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ग्राफ को अगर एक से ज़्यादा बार अगर कट करेगी, इसका मतलब क्या होगा कि ये के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे, जिन अगर ये ग्राफ को एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट करेगी, मतलब यहाँ पे ये जितनी बार कट करेगी वहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट आएगा इस ग्राफ के ऊपर का, जहाँ पे ये लाइन कट करेगी वो सेम ही रहेगा ना, लेकिन x जो होगा वो अलग अलग रहेगा, बराबर। इसका मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पे ऐसे बनेंगे जिसकी इमेज जो हो वो सिंगल ही बनेगा। तो इस वाले केस में क्या होना चाहिए फिर, ये हॉरिजॉन्टल मतलब ये जो फंक्शन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और इसके अलावा इसके जो उल्टा होगा, जैसे मान लो ये फंक्शन है, इस वाले टाइप का फंक्शन है, और यहाँ पे कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ तो इसमें एक ही बार कट कर रहा है, इसमें एक ही बार कट करेगा, तो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसको अगर एक ही बार कट कर रही है तो हर उसके हिसाब से मतलब एक ही बार कट कर रहा है तो अलग अलग x1 बनेगा, इसके लिए अलग x1, इसके लिए अलग x1, इसके लिए अलग x, इसके लिए अलग x, और हर एक अलग अलग x के लिए हर अलग अलग y बन जाएगा। तो इस वाले केस में, ऐसे वाले केस में क्या होगा कि ये 1 1 टाइप का फंक्शन बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करना चाहिए, मिनिमम के वाले केस में कम से कम 2 बार कट करना चाहिए ग्राफ को, तब जाके फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को हर जगह पे जहाँ पे भी बना रहा हूँ मैं, मतलब पूरी जगह बनाना, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही बार बना दिया और उसी हिसाब से हम लोग आंसर बोल दिया, ऐसा नहीं है। जहाँ पे भी ग्राफ एग्जिस्ट है, जहाँ से जहाँ तक सभी के अंदर से हम लोग लाइन पास करवाएंगे ओरिजिनल लाइन, और चेक करेंगे क्या एक जगह पे भी ऐसा हो रहा है क्या कि जो लाइन है ग्राफ को 2 बार कट कर रही है। अगर ऐसा हो जाता तो ये मिनिमम फंक्शन, और अदरवाइज एक ही बार कट करता तो ये 1 1 फंक्शन होना चाहिए। ये मेथड मुझे बहुत मतलब पसंद है वैसे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम लोग ग्राफ भी थोड़ा सा बहुत सीख लेंगे, है ना। तो और ग्राफ अगर सीख रहे तो इसका मतलब उसका डोमेन निकालना, उसका बिहेवियर निकालना, वो सब कुछ भी इसी में अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, एक तीसरी मेथड है। ओके, आप लोगों ने शायद ये मैक्सिमा मिनिमा पढ़ लिया होगा ना, मैक्सिमा मिनिमा शायद फिजिक्स में ये बहुत बार आ जाता है, तो ये तो आपको तो आइडिया होगा इसका। ओके, ये मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, 2 ग्राफ जो होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं ग्राफ, ये ग्राफ है। अब इसके अंदर ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होता है 0, इसका dy/dx निकाल दिया तो यहाँ पे होता है ये 0, और यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, ये इसका भी यहाँ पे भी डेरिवेटिव होता है 0। मतलब जहाँ पे मैक्सिमम, ये कौन सी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है। तो जो भी ग्राफ मैक्सिमम मिनिमम देता है ना, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि टर्न तो मारेगा ही, ग्राफ जो टर्न मारेगा और नीचे जाएगा। फिर बाद में अगर मिनिमम देना चाहिए तो पहले नीचे जाएगा, फिर क्या करेगा कि इसको अगर ये वैल्यू अगर मिनिमम करना है तो ग्राफ तो ऊपर आना चाहिए ना, इसको ऊपर आना चाहिए, तभी तो ये मिनिमम बन जाएगा। इसका मतलब ग्राफ जो होगा नीचे जाएगा और टर्न मार के ऊपर आएगा, तभी जाके जो नीचे वाला पार्ट होगा वो मिनिमम कहलाएगा, ठीक है ना। और मैक्सिमम में ग्राफ पहले ऊपर जाएगा, और अगर मुझे कोई पॉइंट को अगर मुझे मैक्सिमम बताना है तो ग्राफ को नीचे आना ही पड़ेगा, सही है क्या। इसका मतलब ये होगा जिस ग्राफ में ये मैक्सिमा मिनिमा होंगे ना, तो इसका मतलब ग्राफ ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना एक से ज़्यादा बार कट करेगी। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक बार कट कर गया, यहाँ पे एक बार कट कर गया, और यहाँ पे एक बार कट कर गया, मतलब क्या हो गया, मिनिमम हो गया, सही है ना। और जिस ग्राफ में ये मैक्सिमा मिनिमा होता ही नहीं है, मान लो ये ग्राफ है ऐसा, अब इसमें मैक्सिमा मिनिमा तो है नहीं, मतलब डेरिवेटिव कहीं 0 होगी नहीं। डेरिवेटिव 0 का मतलब डेरिवेटिव से क्या मिलता है अपने को, टेंजेंट का स्लोप मिलता है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है हॉरिजॉन्टल बन रहा है, यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बन रहा है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, बराबर क्या, स्लोप 0 हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसका मतलब कहीं पे भी अगर इसको टेंजेंट बना लूँ मैं, तो कहीं पे भी इसका टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नहीं है, बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका कभी डेरिवेटिव 0 आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जिसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, हमेशा
1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन का कितनी कहाँ पे कट कर रही है, एक एक बार ही कट कर रही है, बराबर है क्या। तो dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं वैसे इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है, वैसे ये होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, बराबर है क्या। और इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, 1 1 ही होते हैं। और दूसरा कौन सा केस, डिक्रीजिंग फंक्शन का ले लो। इसमें क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब dy बाई डी एक्स जो होगा वो आएगा लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों आ रहा है, अभी जैसे बोला हमने कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, उस ग्राफ के ऊपर के जो टेंजेंट्स का जो बिहेवियर होता है, टेंजेंट के जो स्लोप होते हैं वो देता है। और जब मैं यहाँ पे टेंजेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो टेंजेंट कैसे बनेंगे, इस टाइप के टेंजेंट बनेंगे। और ये जो टेंजेंट्स है उनका जो स्लोप है हमेशा निगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि एंगल जो बन रहा है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना बन रहा है, मोर देन 90 ना, मतलब पाई बाई टू ज़्यादा बन रहा है, पाई बाई टू से ज़्यादा, तो tan पाई बाई टू से ज़्यादा वैल्यू कितना होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे जब भी टेंजेंट आएगा तो उसका जो एंगल बनेगा एक्सिस साथ, एक्स साथ जो होगा एक्यूट एंगल, इसलिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 0 से लेकर पाई बाई टू के बीच में एंगल बनेगा और उसकी tan वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सही है क्या, मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या होता है कि ये हमेशा ही क्या होना चाहिए, जो फंक्शन होगा वो होगा 1 1 होगा, इसकी हम लोग गारंटी ले सकते हैं। और जहाँ पे भी डेरिवेटिव मतलब मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है उसमें क्या होता है कि वो जो फंक्शन है मिनिमम होता है। ठीक है, तो फटाफट मैं क्या कर लेता हूँ, एक दो प्रॉब्लम कर लेता हूँ। जैसे मानता हूँ पहला प्रॉब्लम, ये y = x ले लिया, क्या ये फंक्शन मिनिमम है, 1 1 है, बराबर। तो मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाल दिया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, इसका 1 आ गया। 1 1 ये कौन सा है, तो ये dy बाई डी एक्स जो है 1 है, मतलब ये कभी 0 तो होगा नहीं, इसका मतलब कितना है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि 1 1 टाइप का फंक्शन है। ओके, सेकेंड वाला प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे आपको y = x कर ले लिया, तो dy बाई डी एक्स निकाल दिया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया 2x। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये dy बाई डी एक्स जो होगा कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो dy बाई डी एक्स है वो 0 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसमें मैक्सिमा मिनिमा इन्वॉल्व है, तो ये होगा मिनिमम फंक्शन, बराबर है क्या। तीसरा एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं, फटाफट तीसरा प्रॉब्लम ले लेता हूँ। तो y = हो जाएगा x³। अब इसका डेरिवेटिव निकाल दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा x²। और यहाँ पे x की वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगा कि dy बाई डी एक्स जो होगा, dy बाई डी एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी होना चाहिए कैसा, मिनिमम फंक्शन, ये भी होना चाहिए मिनिमम फंक्शन, बराबर। तो ये होगा मिनिमम फंक्शन। ठीक है, क्या बोला हमने, फिर से एक बार देख लो। तो जहाँ पे भी डेरिवेटिव 0 होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा मैक्सिमा मिनिमा, अगर इसके अंदर इन्वॉल्व है तो मिनिमम होगा, मैक्सिमा मिनिमा इन्वॉल्व नहीं है तो क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन होगा, बराबर है क्या। जैसे इस वाले केस में ग्राफ जब निकालेंगे तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये सा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा सीधा सीधा, और दिख रहा है कि इसमें हर एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक ही बार कट करेगा ग्राफ को, कोई दिक्कत नहीं है। x² में ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसी लाइन एग्जिस्ट है जो कि इसको 2 बार कट करने वाली है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम हो गया, ये भी परफेक्टली बराबर है। लेकिन बात आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जब इसका ग्राफ बना लेंगे हम लोग तो x³ का ग्राफ ऐसा हो जाता है, और यहाँ पे x एक्सिस जो होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, y एक्सिस जो होगा ये होगा हमारा, और यहाँ पे जो होगा, अब देख लो कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया मैंने, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ मैं, तो ये एक ही बार कट कर रहा है। जब एक ही बार कट कर रहा है तो इसका मतलब डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो ये फंक्शन तो होना चाहिए इंक्रीजिंग या फिर 1 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आया था ना dy बाई डी एक्स, तो इसका 0 आ गया, और 0 आ गया तो हमने क्या बोला था कि इसमें मैक्सिमम मिनिमम इन्वॉल्व होगा, तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसका मिनिमम बोलते हैं, मतलब dy बाई डी एक्स अगर 0 आता है तो उसको मिनिमम बोलते हैं। लेकिन बात ये समझनी है अपने को, यहाँ पे हमने बोला है dy बाई डी एक्स 0 अगर है तो क्या ये मैक्सिमम मिनिमा का dy बाई डी एक्स होना चाहिए, मतलब इसमें टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो किसके वाले केस में होना चाहिए, वो मैक्सिमा मिनिमा वाले केस में 0 होना चाहिए। तो मैक्सिमा मिनिमा वाली केस मतलब क्या, मैक्सिमा मिनिमा वाली केस मतलब क्या, अगर समझो यहाँ पे अगर ये मैक्सिमा मिनिमा इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका मतलब ये होना चाहिए, इससे पहले जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, और इसके बाद जो ग्राफ होगा वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। समझ में आती बात। तो ग्राफ इंक्रीजिंग मतलब क्या, अभी जैसे बोला हमने, तो ग्राफ इंक्रीजिंग मतलब उसका dy बाई डी एक्स का जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, और ग्राफ इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे जो साइन आना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। तो साइन प्लस से माइनस तक के बीच में अगर क्रॉस होता है
जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है उस वाले पॉइंट से पहले साइन अलग होता है, बाद में अगर अलग होता है इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा एक तो होगा मैक्सिमा, एक तो होगा मिनिमा, बराबर क्या। और उस वाले केस में जो फंक्शन होगा डेफिनेटली मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ पे देख लो, ये इसका डेरिवेटिव कहाँ पे जीरो हो रहा है, जीरो पे जीरो हो रहा है। अब देख लो इससे पहले जीरो अगर यहाँ पे है तो इसके बाद वाले साइन पे, इस जीरो के बाद वाले इंटरवल में dy बाई डी का जो साइन आएगा क्या आएगा, प्लस आएगा। और इसके पहले वाले केस में भी कितना आ रहा है, प्लस। इसका मतलब ग्राफ जो है इधर भी इंक्रीजिंग है और इधर भी इंक्रीजिंग है। अब इधर भी इंक्रीजिंग और इधर भी इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग होते जा रहा है तो मैक्सिमा कैसे दे सकता है ये, यहाँ पे तो मैक्सिमा दे ही नहीं सकता ना, बराबर क्या। मैक्सिमा कब देगा, कब मैक्सिमा देने के लिए क्या होना चाहिए, ग्राफ जो है पहले इंक्रीज होना चाहिए। अब इसके बाद अगर ये मैक्सिमा पॉइंट तो मैक्सिमा है, इसका मतलब इसके बाद ये अब नीचे आना चाहिए ना, तब तो ये जाके मैक्सिमा बनेगा। अगर इधर भी कैसा इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है, मतलब ये तो ग्राफ कभी अभी ये नीचे जा रहा है तो इंक्रीज नहीं हो सकता। ये हमेशा कैसा होना चाहिए, ग्राफ इसके ऊपर ही जाना चाहिए। अगर जो ऊपर जाएगा दोनों साइड से अगर इंक्रीजिंग बन गया तब जाके क्या होगा कि फंक्शन हमेशा 1 1 बनेगा, बराबर क्या। इसका मतलब दो टाइप में डेरिवेटिव जीरो होगा। एक तो क्या है कि दोनों में साइन चेंज होगा, ये इसमें साइन चेंज भी हो सकता है और चेंज हो भी नहीं सकता। जैसे इस वाले केस में साइन चेंज हो ही नहीं रहा, ये प्लस से प्लस ही हो रहा है, मतलब इधर भी इंक्रीजिंग है और इधर भी इंक्रीजिंग है, और बीच में एक जगह पे डेरिवेटिव जीरो है, बराबर क्या। अब एक जगह पे अगर डेरिवेटिव जीरो है और बाकी साइन अगर चेंज नहीं कर रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये जो ग्राफ है ना इसका अपना कॉन्केविटी जो है चेंज करेगा। जैसे इस वाली कॉन्केविटी का मतलब कितना हो रहा है, इसमें देखा जाए ना तो ग्राफ कैसा ऐसा है, इसका मतलब ऐसा नीचे ऐसा झुका हुआ है, और उसके बाद कैसा हुआ कि ऐसा तुरंत ऐसा हो गया इधर, है ना। तो ग्राफ ऐसा हो गया और इसके बाद ऐसा ये हो गया ना, मुड़ गया ना इधर, मतलब कॉन्केव डाउनवर्ड था ये ग्राफ और इधर से अपवर्ड हो गया। तो ये जो डाउनवर्ड और अपवर्ड जहाँ पे मीट करते हैं ना, जहाँ पे ये जो टर्न मारेगा अपनी जो कॉन्केविटी जो चेंज करेगा उस वाले पॉइंट के ऊपर भी इसका डेरिवेटिव जो होता है वो जीरो होता है। और उस वाली जगह पे भी क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव अगर जीरो आ गया तो, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं है वैसे ये, बराबर है क्या। तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं है लेकिन फिर भी डेरिवेटिव जीरो है। डेरिवेटिव क्यों जीरो है, क्योंकि यहाँ पे अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है, मतलब जब भी ग्राफ के बिहेवियर में चेंज होता है वहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि इंक्रीजिंग होते होते डिक्रीज हो रहा था इसलिए डेरिवेटिव चेंज हो गया, यहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड था इसलिए अपवर्ड होना था इसको, इसलिए डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो इस वाले केस में जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्राफ जो होगा इंक्रीजिंग ही रहेगा और 1 1 ही रहेगा। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे कि मतलब डेरिवेटिव अगर जीरो है तो हम लोग एक तो डेरिवेटिव का साइन ले लेंगे, अगर इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, या फिर इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, इसका मतलब क्या होगा ये 1 1 ही रहेगा। और डेरिवेटिव जहाँ पे जीरो होगा तो साइन का, इस डेरिवेटिव का साइन चेंज करो, चेक करो, साइन चेक करो, इधर अगर प्लस है और इसके बाद माइनस है, या फिर इधर माइनस है इधर बाद में प्लस है, इसका मतलब एक तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, और उस वाले केस में ये मिनिमम फंक्शन होगा, ठीक है ना। ओके, अब ऐसे तो आगे चल के और भी क्लियर हो जाएगा जब प्रॉब्लम करेंगे हम लोग को। एक और चीज़ देख लेते हैं, y इक्वल्स टू कितना है, 2 है। अब अच्छा ये यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट ये कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं ना एक कंडीशन लगा देता हूँ। तो dy बाई डी एक्स होना चाहिए ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। समझ में आ रहा है, dy बाई डी एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन के लिए। और यहाँ पे भी इक्वल्स टू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरे के पूरे वैल्यू के लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इसके डोमेन के अंदर। तो ये लेस देन और इक्वल्स टू चलेगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू चलेगा, बराबर क्या, उसके डोमेन के अंदर। तब जाके क्या होगा, ये होगा इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 फंक्शन, ये होगा ये भी 1 1 होगा। और यहाँ पे डोमेन के अंदर कभी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तब जाके क्या होगा, ये होगा मिनिमम। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो क्या करने का कि डेरिवेटिव अगर जीरो हो गई तो डेरिवेटिव का साइन देख लेने का, साइन बदल गया मतलब मिनिमम, साइन नहीं बदला मतलब 1 1, ठीक है ना। और ये सिर्फ गर्दन जीरो नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो भी आएगा, मतलब ये केस भी इसके अंदर कवर होगी, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। इसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये केस में पॉजिटिव है, इसके बाद निगेटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर इक्वल्स टू लगा दिया है मैंने तो देख लो, अब ये जो y इक्वल्स टू 2 है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, 1 1 है मिनिमम है। तो क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है कितना आएगा, इसका भी dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, वो तो आ गया 0।
तो अब dy बाई डी एक्स अगर जीरो है तो अब ये इसको इस वाले केस में गिनेंगे, इस वाले केस में गिनेंगे, फिर इस वाले केस में गिनेंगे, क्योंकि अगर इस वाले केस में गिनना है तो इसका मतलब इसका जो है पॉइंट जो आया कुछ आया ही नहीं, वैसे भी यहाँ पे कुछ आया ही नहीं, तो हम लोग नंबर लाइन पे ऊपर तो कुछ ले ही नहीं सकते, नंबर लाइन पे ऊपर कुछ ले ही नहीं सकते। और वैसे भी कांस्टेंट तो आपको समझ में आया ही गया होगा ना, कांस्टेंट की लाइन कैसे आती है, 2 से पास करेगा ऐसा लाइन, तो ये इस वाले के लिए भी 2 आ रहा है, इसके 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 लिए भी 2 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये हर एक वैल्यू पे अगर 2 आ रहा है तो ये मिनिमम ही होगा। लेकिन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो का कोई इंटरवल बनेगा, कुछ रेंज तक अगर dy बाई डी एक्स जीरो है, जैसे इस वाले केस में माइनस इन्फिनिटी से अगर प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में इसका dy बाई डी एक्स कैसा है, जीरो ही है, तो उस वाले केस में भी फंक्शन क्या होता है, वो मिनिमम होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये चीज़ भी काम की है बहुत। तो जिस जिस फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव जो होगा कुछ रेंज के लिए ए से लेकर बी तक के बीच में अगर जीरो होता है तो उसका मतलब ही क्या होता है कि वो फंक्शन मिनिमम होना चाहिए। जैसे कि मान लेता हूँ ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, और कैसा है ये होगा समझो एक्स प्लस 1 और एक्स के लिए कितना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए, और एक्स लेस देन कितना 1 अगर होता है तो होगा 2 ऐसा। तो अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स कितना होगा, तो इधर से तो आएगा 1 और इधर से कितना आएगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इक्वल्स टू नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है नहीं, क्यों नहीं ये बाद में देख लेंगे हम लोग। और जीरो पे कितना आएगा, एक्स लेस देन 1 आएगा। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव जीरो आ गया वो कहाँ आ गया, एक्स लेस देन 1 के लिए ना, मतलब 1 से पीछे कितना आ रहा है, एक इंटरवल बन गया ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और सारे के लिए वैल्यू कितना है, जीरो है। तो मुझे अब यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं इसका बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इसका डेरिवेटिव जीरो है। इसका मतलब ये होगा कि ये मिनिमम होगा, सही है। और अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कितना जीरो आ रहा है, बाकी सब पे अगर क्या आ रहा है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आ रहा है, तब जाके क्या होगा, ये फंक्शन हमेशा इस टाइप का फंक्शन बन जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जीरो, बाकी सब पे पॉजिटिव या फिर सब पे नेगेटिव, इसका मतलब ये 1 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगली वाली क्लास में कर लेते हैं बाकी। जय भारत।